तो हेलो मेरे रेलवे ग्रुप डी के साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल द अतुल्य एकेडमी में। और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए आरआरबी ग्रुप डी बेस्ट एग्जाम एनालिसिस 3 अगस्त फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस। आज हमारे पास में बहुत सारे प्रश्न आ गए हैं जिनके बारे में आपको डिटेल में हम जानकारी देने वाले हैं। और ये जो प्रश्न हैं वो आज के एकदम रियल प्रश्न हैं जो आपके एग्जाम में हूबहू पूछे गए हैं। बहुत सारे लोगों के द्वारा हमारे पास में ये प्रश्न भेजे गए हैं जिनका डिटेल सॉल्यूशन हम आपके लिए लेकर के आ गए हैं। हर एक प्रश्न के बारे में डिटेल में आपको जानकारी दी जाएगी, जिससे इससे संबंधित कोई अन्य प्रश्न अगर आगे आपके एग्जाम में आता है तो आप आराम से उसका आंसर सही टिक कर सकें। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आगे आने वाले सारे एग्जाम एनालिसिस के वीडियो टाइम टू टाइम आपके पास में पहुंच सके और हर शिफ्ट का एनालिसिस आप तक पहुंच सके। एग्जाम के आखिरी दिन तक लगातार आपका हम एग्जाम एनालिसिस करवाने वाले हैं। शुरुआत करते हैं, आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। तो आज का पहला प्रश्न है, अप्रैल 2025 में प्रसारित ऐप जो आपका है सचेत ऐप निम्नलिखित में से किसके द्वारा लॉन्च किया गया। तो जो सचेत ऐप है ये अप्रैल 2025 की करंट अफेयर पूछ रहे हैं भाई, देख लो 1 साल पहले की करंट अफेयर, ठीक है ना। तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है सचेत ऐप को। अब इसके बारे में आपको डिटेल में जानकारी दे देते हैं, जिससे अगर आगे यहां से प्रश्न आए तो आप उसको सॉल्व कर सकें। अप्रैल 2025 में प्रचारित ऐप सचेत राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एनडीएमए के द्वारा लॉन्च किया गया था। ऐप की मुख्य विशेषताएं देख लीजिए, तो ये आपदा चेतावनी देता है, जैसे बाढ़ हो गया, चक्रवात हो गया, भूस्खलन हो गया और बिजली गिरने जैसी प्राकृतिक खतरों के लिए यह समय से पहले ही अलर्ट दे देता है, जिससे किसानों के साथ साथ में जो आम नागरिक हैं उनको भी पता चल जाता है कि भाई बिजली गिरने वाली है या फिर यहां पर तूफान आने वाला है। ठीक है, अब स्थान क्या है, तो इसका स्थान आधारित यानी कि जियो टारगेटेड ये जानकारी आपको देता है। उपयोगकर्ताओं के वर्तमान स्थान के अनुसार ये सटीक जानकारी भेजता है। इसके लिए यह सचेत ऐप जो है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी कि एनडीएमए के द्वारा लॉन्च किया गया था। ठीक है, और ये कितनी भाषाओं में है, तो भाई 12 से अधिक भारतीय क्षेत्रीय भाषाओं में ये जानकारी उपलब्ध कराएगा। आगे आपसे पूछ सकते हैं कि सचेत ऐप में कितनी भाषाओं में जानकारी प्रदान की जाती है, तो 12 से अधिक भारतीय क्षेत्रीय भाषाओं में जानकारी प्रदान की जाती है। तो सचेत ऐप के बारे में आपको सारी जानकारी मिल गई होगी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को बता दें, जैसा कि आपको पता है अगर आप मध्य प्रदेश में पुलिस कांस्टेबल बनना चाहते हैं तो मेरे भाई 9662 पदों को स्वीकृति मिल गई है। अगस्त यानी इसी महीने इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा और तैयारी के लिए यहां पर बहुत कम टाइम मिलता है, आपको पहले ही बता दें। तो अगर आप एमपी पुलिस की कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं और इस बार वर्दी लगवाना चाहते हैं मध्य प्रदेश पुलिस में, तो क्या करना है आपको, हमारा मध्य प्रदेश पुलिस का रक्षक पीडीएफ टेलीग्राम बैच लॉन्च कर दिया गया है। मात्र 189 रुपए में आप ये कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स, पीवाईक्यू और आपका एग्जाम एनालिसिस सबकी वीडियो और पीडीएफ यहां से प्राप्त कर सकते हैं। कैसे प्राप्त होगा, तो कोई बड़ी प्रक्रिया नहीं, कोई ऐप वगैरह इंस्टॉल नहीं करना है, डायरेक्ट आप ये पीडीएफ नोट से प्राप्त कर सकते हैं। ये क्यूआर कोड आपको दिखाई दे रहा है, इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। इसी पर 189 का पेमेंट करना है। उस पेमेंट का स्क्रीनशॉट इस व्हाट्सएप नंबर 7052547003 इस पर आपको सेंड कर देना है। जैसे ही आप स्क्रीनशॉट सेंड करेंगे तुरंत की तुरंत इसी नंबर से आपको टेलीग्राम ग्रुप की लिंक सेंड कर दी जाएगी, जो प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप है। टारगेट रखा गया है कि इस बार हम 500 सिलेक्शन देने वाले हैं, तो जो लोग इसमें शामिल हो जाएंगे बढ़िया से स्ट्रेटजी के साथ में आपकी तैयारी करवाएंगे, किस तरह से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना, कैसे सॉल्व करना है। और ऑल इंडिया भर्ती होती है, कोई भी इसमें फॉर्म भर सकता है। अगस्त में ये भर्ती स्टार्ट हो जाएगी, यानी मान के चलिए कि 15 अगस्त के आसपास जो है इसकी वैकेंसी मध्य प्रदेश में आ जाएगी। लेकिन तैयारी आपको अभी से ही करना है। क्या क्या मिलेगा, तो मैथ, रीजनिंग, जीके जीएस, एमपी के, साइंस, एनवायरमेंट, इन सब के कंप्लीट नोट्स मिलने वाला, यानी जो भी आपके सिलेबस में एमपी पुलिस में आता है वो सब के कंप्लीट थ्योरी नोट्स रहेंगे, कंप्लीट पीवाईक्यू रहेंगे, कंप्लीट प्रैक्टिस सेट रहेंगे। ये सब कुछ आपको जो है इस रक्षक पीडीएफ बैच में मिलने वाला है। तो जल्दी से आप लोग पेमेंट करके 189 का और इस नंबर पर स्क्रीनशॉट भेज के अपना रक्षक पीडीएफ बैच में एडमिशन ले लीजिए, जिससे कि इस बार आपको जो है मध्य प्रदेश पुलिस में एक पद लेने का मौका मिल सके। सारी बातें समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का अगला प्रश्न देखते हैं। आज का अगला प्रश्न पूछा गया है, हाल ही में पद्म भूषण 2026 से सम्मानित है डॉक्टर एन राजम निम्नलिखित में से किस संगीत वाद्य यंत्र को बजाने के लिए फेमस है, यानी कि किसको ये बजाती हैं, तो ये वायलिन बजाती हैं, ध्यान रखना। तो प्रसिद्ध संगीतकार डॉक्टर एन राजम एक विख्यात वायलिन वादक हैं। भारत सरकार ने उन्हें कला के क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए 2026 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया। करंट अफेयर वाला प्रश्न है मेरे भाई, इनको पद्म विभूषण मिला है, इसलिए जो है ये प्रश्न आपके एग्जाम में बना है। वायलिन ये वादक है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए। देखो ये आ गया करंट अफेयर का प्रश्न है ना, बहुत चर्चा में भी रहे हैं ये। तो वर्ष 2026 के विधानसभा चुनाव के बाद तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने
देने वाले अभिनेता विजय थालापति की पार्टी का क्या नाम है? पार्टी का नाम पूछ लिया इस बार मेरे भाई, बताइए पार्टी का क्या नाम है? तो पार्टी का नाम है तमिलगा वेट्टी कजगम, ये इनकी पार्टी का नाम है, जिसने अभी भारी मतों के साथ में जीत करके और जो है सरकार बनाई तमिलनाडु में। हाल ही में तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री बने अभिनेता जोसेफ विजय थालापति विजय, यानी कि थालापति विजय भी इनको कहते हैं। इनकी राजनीतिक पार्टी का नाम है तमिलगा वेट्टी कजगम, ठीक है। इस पार्टी ने 234 में से 108 सीटें जीत करके और तमिलनाडु में अपनी सरकार बना ली है। तो बस इनकी पार्टी का नाम ध्यान रखना है, तमिलगा वेट्टी कजगम इनकी पार्टी का नाम है। और जो मुख्यमंत्री बने हैं वो कौन है? थालापति विजय इनको हम कहते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, फरवरी 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन के बीच में आधिकारिक द्विपक्षीय शिखर बैठक कहां पर आयोजित की गई थी मेरे भाई? तो अभी आयोजित हुई है, फरवरी 2026 का करंट अफेयर है, मुंबई में यह आयोजित की गई है। इस बार ठीक ठाक प्रश्न पूछे, पिछली बार तो पूरा करंट ही करंट दे दिया था, है ना, करंट ही लगा दिया था सबको। तो देखिए फरवरी 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन के बीच में आधिकारिक द्विपक्षीय शिखर बैठक मुंबई में आयोजित की गई थी। यह बैठक 17 फरवरी 2026 को हुई थी, ठीक है। बैठक के मुख्य बिंदु देख लीजिए, पहली बात स्थान तो मुंबई के लोक भवन में यह हुई थी, दिनांक 17 फरवरी 2026 को हुई थी। विशेष कार्यक्रम देख लीजिए, दोनों नेताओं ने गेटवे ऑफ इंडिया पर भारत फ्रांस नवाचार वर्ष 2026 का संयुक्त उद्घाटन किया था। यह बहुत महत्वपूर्ण है, आगे जरूर पूछा जाएगा। दोनों नेताओं ने कहां पर इसका उद्घाटन किया? तो गेटवे ऑफ इंडिया पर उद्घाटन किया था संयुक्त कार्यक्रम का, ठीक है। सेकंड शिफ्ट का भी एग्जाम एनालिसिस थोड़ी देर में आपके लिए हम लेकर के आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस भारतीय एथलीट ने बेंगलुरु में आयोजित इंडियन एथलीट सीरीज 2026 में 8.15 मीटर की छलांग लगाकर पुरुषों की लंबी कूद स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? कौन है भैया? तो ये है मुरली श्रीशंकर। आइए इनके बारे में कुछ जानकारी आपको देते हैं। देखिए, तो भारतीय एथलीट मुरली श्रीशंकर ने बेंगलुरु के श्री कांतिराव स्टेडियम में आयोजित इंडियन एथलेटिक्स सीरीज 2026 में 8.15 मीटर की छलांग लगा करके स्वर्ण पदक अपने नाम के किया है। अब कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं जहां से आगे प्रश्न बन सकते हैं। स्थान कहां पर भैया ये हुआ था? तो कांतिराव स्टेडियम बेंगलुरु में, ठीक है। स्पर्धा पुरुषों की लंबी कूद थी, 8.15 मीटर चौथे प्रयास में इन्होंने जो है ये रिकॉर्ड बनाया है। 8 मीटर और एशियाई खेलों के क्वालिफाइंग मानक 7.91 मीटर को पार करने वाले ये एकमात्र एथलीट रहे हैं, यह बात भी आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़े, अगला प्रश्न देखिए, अगला है अप्रैल 2026 में मैड्रिड में आयोजित लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड में किसे वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी चुना गया मेरे भाई? तो सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी चुना है किसे? कार्लोस अल्कराज को सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी चुना गया है, यह आपको ध्यान रखना है। चलिए इनके बारे में कुछ जानकारी आपको देते हैं। अप्रैल 2026 में स्पेन के मैड्रिड में आयोजित लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड में स्पेनिश टेनिस खिलाड़ी कार्लोस अल्कराज को वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर चुना गया है। मुख्य विजेता और विवरण देख लीजिए, तो सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी कौन है? कार्लोस अल्कराज स्पेन के हैं। सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी की बात करेंगे तो एरिना सबलेंका है, ये बेलारूस की टेनिस खिलाड़ी है, ध्यान रखना। तो पुरुषों में कार्लोस अल्कराज, महिलाओं में एरिना सबलेंका, दोनों ही टेनिस के खिलाड़ी हैं, ठीक है ना। सर्वश्रेष्ठ टीम कौन है? तो पेरिस सेंट जर्मन जो है इसको सर्वश्रेष्ठ टीम का अवार्ड दिया गया है, यह भी आपको, ठीक है। तो अगला प्रश्न है, वर्ष 2026 में युवाओं के सर्वांगीण विकास के लिए खेल संस्कार और सफलता की नई उड़ान टैगलाइन के साथ में किस राज्य सरकार ने ग्रीष्मकालीन खेल शिविर आरोह 2026 पहल की शुरुआत की है? मतलब आरोह 2026 पहल ये किसके द्वारा शुरू की गई है? तो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू की गई है। देखिए, वर्ष 2026 में खेल संस्कार और सफलता की नई उड़ान, ये टैगलाइन रखी गई है। इसके साथ में ग्रीष्मकालीन खेल शिविर आरोह 2026 पहल की शुरुआत मध्य प्रदेश शासन खेल एवं युवा कल्याण विभाग के द्वारा शुरू की गई है। शिविर की मुख्य विशेषताएं देख लीजिए, तो अवधि 15 अप्रैल से 30 जून 2026 तक ये शिविर चालू किया गया था। शुभारंभ तो 1 मई 2026 को इसका शुभारंभ किया गया। मुख्य उद्देश्य क्या है? तो युवाओं में फिटनेस, नेतृत्व क्षमता, अनुशासन और आधुनिक खेल कौशल का विकास करना, यह इसका उद्देश्य रखा गया है। तो ध्यान रखना, ये टैगलाइन के साथ में, यानी कि टैगलाइन को ध्यान रखना, टैगलाइन पूछ सकते हैं, सर्वांगीण युवाओं के सर्वांगीण विकास के लिए खेल संस्कार, ठीक है। ये टैगलाइन है, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा इसको शुरू किया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, 6 से 8 अप्रैल 2026 को आयोजित भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति की बैठक कौन से नंबर की ये बैठक थी? क्रम पूछा गया है, तो ये 60वीं नंबर यानी 60 नंबर की ये बैठक थी। इसके बारे में देखिए, 6 से 8 अप्रैल 2026 को आयोजित भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति MPC की बैठक 60वीं बैठक थी। बैठक की कुल बातें देख लीजिए, तो कब हुई थी? 6 से 8 अप्रैल 2026 को हुई थी। अध्यक्षता किसने की थी? तो अध्यक्षता की थी संजय मल्होत्रा, ये RBI के वर्तमान गवर्नर है, इन्होंने अध्यक्षता की थी, ठीक है। प्रमुख निर्णय क्या लिया गया? तो रेपो रेट को 5.25 पर अपरिवर्तित रखा गया, यानी कि पिछली तिमाही में भी यही रखी गई थी रेपो रेट, और इस तिमाही में भी रेपो रेट 5.25 है, यह आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, दिसंबर 2005 में आयोजित RBI की मौद्रिक नीति, एक मिनट, हाँ ग्रीन कर ले,
ठीक है। तो आयोजित आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति की बैठक में रेपो रेट को घटाकर कितना निर्धारित किया गया है? तो भाई कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया। कितना रखे? 5.25 रखा गया। ठीक है। तो ये अलग अलग तरह से दो प्रश्न पूछे गए थे। देखिए, दिसंबर 2025 में आयोजित भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति की बैठक में रेपो रेट को 25 आधार अंक घटा करके 5.25 निर्धारित किया गया था और यही इस साल भी रही है। ठीक है ना। तो दिसंबर में इसको किया था 2025 में और आगे भी इसको 5.25 ही रखा है। बैठक के मुख्य बिंदु देख लीजिए। कटौती रेपो रेट को 5.50 से घटाकर 5.25 कर दिया गया है। दिसंबर से पहले ये कितनी थी? दिसंबर से पहले ये 5.50 थी, लेकिन अब कितनी कर दी? 5.25 कर दी। और आगे के लिए भी यानी कि वर्तमान में जो है ये भी 5.25 ही रखी गई है। अन्य दरें देख लीजिए। अन्य पूछ सकते हैं तो एसडीएफ की दर कितनी है? एसडीएफ दर 5% है। एमएसएफ की दर कितनी है या फिर बैंक रेट कितनी है? तो 5.5% है। ठीक है। तो समिति का रुख तटस्थ यानी कि न्यूट्रल रखा गया है कि कोई परिवर्तन अब नहीं किया गया है। ये दोनों दरें याद रखना, ये आगे आपसे पूछा जा सकता है। आगे बढ़े, चलिए अगला देखिए। इसरो ने 2 नवंबर 2025 को श्रीहरिकोटा से LM-3 M5 बाहुबली रॉकेट का उपयोग करके देश की सबसे भारी संचार उपग्रह 4410 किलोग्राम को किस नाम से लॉन्च किया है? तो किस नाम से लॉन्च किया है इसको? तो इसको लॉन्च किया कम्युनिकेशन सैटेलाइट 03 के द्वारा जो है इसको लॉन्च किया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए। मई 2026 के मध्य में किस राज्य में आए विनाशकारी आंधी तूफान, बिजली गिरने और भारी बारिश के कारण राज्य के 26 जिलों प्रभावित हुए और 111 लोगों की जान चली गई? ये अभी रिसेंट हुआ है मई 2026 में। कहां पर हुआ है? तो ये विनाशकारी तूफान उत्तर प्रदेश में आया था। देखिए, तो मई 2026 के मध्य में उत्तर प्रदेश में विनाशकारी आंधी तूफान, बिजली गिरने और भारी बारिश का कहर बरपा था। आपदा का विवरण देख लीजिए। तो तिथि 13 मई 2026 को कितने जिले? तो 26 जिले हताहत हुए थे। 111 लोगों की मृत्यु हुई थी, 72 लोग घायल हुए थे। कुल नुकसान की बात करते हैं तो 170 पशुधन की हानि और 227 मकान यहां पर क्षतिग्रस्त हुए थे। अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा था विश्व बैंक द्वारा संशोधित $3 प्रतिदिन की नई अंतर्राष्ट्रीय गरीबी रेखा के आधार पर वर्ष 2022-23 में भारत में अत्यधिक गरीबी दर कितनी दर्ज की गई है? बताइए। तो वर्तमान में जो गरीबी दर है वो 5.3% दर्ज की गई है। विश्व बैंक की संशोधित $3 प्रतिदिन की नई अंतर्राष्ट्रीय गरीबी रेखा के आधार पर वर्ष 2022-23 में भारत की जो गरीबी रेखा है वो 5.3% दर्ज की गई है। ठीक है। इसमें ऐतिहासिक गिरावट आई है। वर्ष 2011-12 में भारत की जो गरीबी दर थी वो 27.1% थी, जो 2022-23 में घट करके 5.3% पर आ गई है। मतलब भारत में गरीबी कम हुई है। ठीक है ना। 27 से कम होकर के भाई सीधे 5.3% पर आ गई है। अब ये तुम बताओगे कि सही में गरीबी कम हुई है या फिर गरीबों को ही कम कर दिया गया है? ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा प्रोजेक्ट सूर्या जो भारत के सभी भावी नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल से संबंधित है, संगठन द्वारा लॉन्च किया गया। किसने इसको लॉन्च किया है? प्रोजेक्ट सूर्या को। तो प्रोजेक्ट सूर्या को लॉन्च करने वाला कौन है? इसरो है। तो चर्चा में रहा प्रोजेक्ट सूर्या भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा लॉन्च किया गया है। यह इसरो के नेक्स्ट जनरेशन जो लॉन्च व्हीकल है NGLV प्रोजेक्ट का आंतरिक नाम, इसका कोड नेम है। ठीक है ना। तो NGLV जो है वो इसका कोड नेम है, ये आपको ध्यान रखना। इसरो के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। किसको? प्रोजेक्ट सूर्या को। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला देखिए। सीबीआई द्वारा साइबर गुलामी और वैश्विक डिजिटल अरेस्ट व्यक्ति धोखाधड़ी नेटवर्क के खिलाफ जारी अंतर्राष्ट्रीय जांच मुख्य रूप से एशिया के किस भाग से संचालित सिंडिकेट पर आधारित है? यानी ये जो जांच चल रही है ना डिजिटल अरेस्ट वाली, ये किस सिंडिकेट के द्वारा मतलब कि ऑपरेट की जाती है? बेसिकली ये जो धोखाधड़ी की जाती है ये दक्षिण पूर्व एशिया के द्वारा की जाती है। कहां पर? वो भी देख लीजिए। तो अंतर्राष्ट्रीय जांच यह अंतर्राष्ट्रीय जांच मुख्य रूप से दक्षिण पूर्व एशिया, विशेषकर म्यांमार और कंबोडिया में स्थित स्कैम कंपाउंड से संचालित सिंडिकेट पर केंद्रित है, जहां भारतीय नागरिकों को उच्च वेतन वाली नौकरियों का झांसा देकर तस्करी करके ले जाया जाता है और साइबर गुलामी के लिए इनको मजबूर किया जाता है। तो कहां पर चल रही है ये सिंडिकेट? तो दक्षिण पूर्वी एशिया में ये सिंडिकेट चल रही है। अगला, मार्च 2026 में आयोजित 98 नंबर के, अभी ये कल ही करंट अफेयर में कराया है, ऑस्कर में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म श्रेणी के लिए भारत की तरफ से किस फिल्म को शॉर्टलिस्ट किया गया है? तो ये फिल्म है कौन? होम बाउंड को जो है शॉर्टलिस्ट किया गया है। देखिए ये पूरी जानकारी यहां पर दी गई है। निर्माता कौन है? निर्माता है करण जौहर, अदार पूनावाला, अपूर्वी मेहता और सोमन मिश्र घोष जो हैं ये इसके निर्माता हैं। तो मार्च 2026 में 98 सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि होम बाउंड को जो है दिया गया है। इस फिल्म का निर्देशन नीरज घेवान ने किया है। फिल्म से जुड़ी मुख्य बातें देख लीजिए। निर्देशक कौन है? नीरज घेवान है। मुख्य कलाकार में ईशान खट्टर है, विशाल जेठवा है और जानवी कपूर है। निर्माता कौन है? करण जौहर, अदार पूनावाला और अपूर्वी मेहता, ये लोग जो है इसमें भाग ले रहे हैं। इनके द्वारा ये फिल्म को बनाया गया है। अगला देखिए, वर्ष 2026 में अमेरिका और ईरान के बीच जो सैन्य संघर्ष हुआ था, इसके दौरान वैश्विक तेल आपूर्ति को बाधित करने के लिए ईरान द्वारा किस जलडमरू मध्य को बंद करने का आदेश दिया था? तो ये कौन सा जलडमरू मध्य था? हार्मोज जल संधि थी, जिसको बंद करने का जो है आदेश दिया गया था। तो वर्ष 2026 में अमेरिका और ईरान के बीच सैन्य संघर्ष के
दौरान वैश्विक तेल आपूर्ति को बाधित करने के लिए ईरान द्वारा हार्मूज जल डबनुबंध को बंद करने का आदेश दिया गया था। अगला प्रश्न देखिए, स्वच्छ आकाश का रंग नीला दिखाई देने का मुख्य वैज्ञानिक कारण क्या है? क्यों स्वच्छ आकाश का रंग नीला दिखाई देता है? भाई प्रकाश के प्रकीर्णन की वजह से दिखाई देता है। ठीक है, तो प्रकाश का स्वच्छ आकाश का रंग नीला प्रकाश के प्रकीर्णन की वजह से दिखाई देता है, जिसमें सूर्य के प्रकाश की छोटी छोटी तरंगधर वायुमंडल के कणों के द्वारा सबसे अधिक चारों ओर बिखारी जाती है। प्रकीर्णन की प्रक्रिया देख लीजिए, सूर्य के प्रकाश में 7 रंग होते हैं, नीले और बैंगनी रंग की तरंगधर बाकी रंगों की अपेक्षा छोटी होती है, इसलिए क्या होता है कि वायुमंडल के जो कण होते हैं वो नीले रंग को चारों तरफ फैला देते हैं, जिसकी वजह से जो आकाश का रंग है वो हमें नीले रंग का दिखाई देता है। तो ये आज के कुछ प्रश्न थे जो हमको मिले थे आरआरबी ग्रुप डी और आपका जो है 3 अगस्त फर्स्ट शिफ्ट के, जो हमने आपको बता दिए हैं। सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस बहुत जल्दी हम लेकर के आने वाले हैं। ये आप देख सकते हैं, जिन लोगों ने नोट्स लिए हैं उनका क्या कहना है और जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ उनका क्या कहना है। देखिए अभी जो रिजल्ट आया है, सर मेरे 89 नंबर सही हैं और 9 गलत है। 89 क्वेश्चन सही है 100 में से और 9 क्वेश्चन गलत है माइनस मार्किंग के बाद में। ठीक है ना, इन्होंने हमारे कंप्लीट नोट्स से बहुत हेल्प मिली है, थैंक यू सर। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो लगातार कमेंट करते हैं सर आपके नोट्स से हमें बहुत मदद मिली है। तो ये इस तरह से हमने जो है कंप्लीट नोट्स तैयार किए हैं। ये नोट्स आप परचेज कर सकते हैं। एमपी पुलिस कांस्टेबल के लिए बेहतरीन तरीके से आपको नोट्स मिलने वाले हैं। अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए। अगर आपको मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में 1 सीट चाहिए तो आपको अभी से तैयारी शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि वैकेंसी आने के बाद में एमपी में फिर टाइम नहीं दिया जाता तैयारी करने के लिए। ठीक है, तो इस व्हाट्सएप नंबर पर आप संपर्क करके मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के नोट्स ले सकते हैं मात्र 189 रुपए में। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सेकंड शिफ्ट के एग्जाम एनालिसिस में। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लगातार एनालिसिस लास्ट दिन तक आपको मिलता रहेगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।